हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण पाने के अधिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण पाने का अधिकार किसको है? उनके अधिकार व कर्तव्य। Who has the right to get maintenance under Muslim law? Their rights and duties. प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी पत्नी, संतान, वृद्ध माता पिता आदि के भरण पोषण का दायित्व अधिरोपित किया गया है। कोई भी व्यक्ति निर्धनता, बीमारी आदि का बहाना बनाकर अपने इस दायित्व से बच नहीं सकता। ये बात अलग अलग है कि विभिन्न धर्मों अथवा विधियों में भरण पोषण के संबंध में कुछ भिन्नताएं हैं। भरण पोषण एक विधिक दायित्व भी है और नैतिक दायित्व भी। अरबी भाषा में भरण पोषण को नफ़क़ा कहा जाता है, जिसका अर्थ है वो राशि जिसे कोई व्यक्ति अपने परिवार पर व्यय करता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि परिवार की आवश्यकता पूर्ति पर किया जाने वाला व्यय भरण पोषण मेंटेनेंस कहलाता है। भरण पोषण में भोजन, वस्त्र एवं निवास तीनों को सम्मिलित किया गया है। भरण पोषण के हकदार व्यक्ति मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नांकित को भरण पोषण का हकदार माना गया है: पत्नी, वंशज, पूर्वज एवं अन्य संबंधी। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नांकित व्यक्ति भरण पोषण के हकदार हैं: पत्नी, पुत्र पुत्रियां, पौत्र पौत्रियां, माता पिता, मातामह पितामह, पुत्र वधू, सौतली माता एवं अन्य व्यक्ति। भरण पोषण के हकदार व्यक्ति इस सारणी में देख सकते हैं। एक, पत्नी। पत्नी का अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अनन्य अधिकार है। जब तक पत्नी अपने पति के प्रति वफादार है और उसकी आज्ञा का पालन करती है, पति उसका भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है। वह निर्धनता, बीमारी आदि का बहाना बनाकर अपने इस दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। बेली के अनुसार यदि पत्नी इतनी कुमारी अवस्था में है कि वह संभोग योग्य नहीं है तो पति उसके भरण पोषण से इनकार कर सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पत्नी अपने पति से तब तक भरण पोषण पाने की हकदार बनी रहती है जब तक वह अपने पति के प्रति विश्वासपात्र या निष्ठावान बनी रहती है और उसके युक्तियुक्त आदेशों का पालन करती रहती है। लेकिन पत्नी का भरण पोषण का यह अधिकार निम्नांकित दशाओं में समाप्त हो जाता है: जब पत्नी वैवाहिक संभोग से इनकार कर देती है, मोहम्मद अली बनाम मुस गुलाम फातिमा, अथवा जब वह अपने पति के प्रति विश्वासपात्र नहीं रह जाती है, अर्थात उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करती है। लेकिन यहाँ और उल्लेखनीय है कि यदि पति तात्कालिक महर प्रॉम्प्ट डावर का भुगतान नहीं करता है तो पत्नी संभोग से इनकार करते हुए तथा उसके प्रति आज्ञाकारी नहीं रहते हुए भी भरण पोषण पाने की हकदार होती है। नजीमन निसा बनाम सिराजुद्दीन। तथा यदि पति पत्नी के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता है तो पत्नी पति का मकान छोड़कर अर्थात पति से अलग रहकर भी भरण पोषण पाने की हकदार होती है। अमीर मोहम्मद बनाम मुस बूसरा। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह एक संविदा है, संभोग जिसकी एक आवश्यक नियति है। अतः यदि पति नपुंसकता के कारण अपने दाम्पत्य कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहता है तो भी पत्नी अपने पति से पृथक रहकर भरण पोषण का क्लेम कर सकती है। सिराज मोहम्मद खान जान मोहम्मद खान बनाम हाफिजुन्निसा यासीन खां। भरण पोषण की यह व्यवस्था वैयक्तिक विधि के अधीन तथा वैवाहिक जीवन काल के दौरान की है। तलाकशुदा स्त्री का भरण पोषण का अधिकार तलाकशुदा स्त्री के भरण पोषण की व्यवस्था अन्य स्त्रियों के भरण पोषण की व्यवस्था से भिन्न है। इस संबंध में मोहम्मद अहमद खां बनाम शहवानो बेगम का मामला उद्धरणीय है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा तलाकशुदा मुस्लिम स्त्रियों को अपने पति से तब तक भरण पोषण पाने का हकदार माना गया था जब तक वो पुनर्विवाह नहीं कर लेती।
लेकिन कालांतर में मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर इस व्यवस्था को बदल दिया गया। अब ऐसी स्त्रियों को केवल इद्दत की अवधि तक ही भरण पोषण का हकदार माना गया है। इसके पश्चात वे अपने संबंधियों तथा वक्फ बोर्ड से भरण पोषण पाने की हकदार होती है। मोहम्मद सिद्दीक अली बनाम मुस फातिमा रशीद के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला के पूर्व पति को इद्दत की अवधि के बाद भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। स्वयं मजिस्ट्रेट भी तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण के लिए एकमुश्त अथवा किस्तों में भरण पोषण की राशि के संदाय का आदेश दे सकता है। गयासुद्दीन खान बनाम कहकशा खान के मामले में ये कहा गया है कि यद्यपि अधिनियम में भरण पोषण की राशि में वृद्धि करने का कोई प्रावधान नहीं है, तथापि बदली हुई परिस्थितियों में ऐसी वृद्धि की जा सकती है। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड बनाम फातिमा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इद्दत के पश्चात तलाकशुदा मुस्लिम महिला भरण पोषण हेतु सीधे वक्फ बोर्ड में आवेदन कर सकती है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो पहले अपने संबंधियों से भरण पोषण का क्लेम करें और उनके असमर्थ होने पर वक्फ बोर्ड में आवेदन करें। शीबा पुलिकल बनाम शौकत अली के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी अपने पति के विरुद्ध अपने आभूषण आदि लौटाने के लिए सिविल न्यायालय में वाद संस्थित कर सकती है। सिविल न्यायालय अथवा पारिवारिक न्यायालय को ऐसे मामलों की सुनवाई करने की अधिकारिता है। मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 इसमें बाधक नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भी पत्नी अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार मानी गई है। स्वीय विधि का दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, लेकिन तलाकशुदा स्त्री के भरण पोषण के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत कार्यवाही केवल तभी की जा सकती है जब विवाह में पक्षकार मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 5 के अंतर्गत इस हेतु न्यायालय से आवेदन करें। शमीम बेग बनाम नजमुन्निसा बेगम के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि तलाकशुदा पत्नी का भरण पोषण करने के दायित्व से बचने के लिए तलाक के तथ्य को साबित किया जाना आवश्यक है। मुस्लिम स्त्री तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत भरण पोषण के आवेदन की सुनवाई करने की अधिकारिता केवल मजिस्ट्रेट को है, पारिवारिक न्यायालय को नहीं। नदीम बनाम श्रीमती तालिया फातिमा उर्फ शमा परवीन। 2 वंशज मुस्लिम विधि के अंतर्गत पुत्र एवं पुत्रियों को भी अपने पिता से भरण पोषण पाने का हकदार माना गया है। इसके अनुसार पुत्र तब तक भरण पोषण पाने के हकदार होते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। पुत्रियां तब तक भरण पोषण पाने की हकदार होती है जब तक कि वे अविवाहित रहती है, अर्थात विवाह नहीं कर लेती, तथा वयस्क पुत्र भी अपने पिता से भरण पोषण पाने के हकदार होते हैं यदि किसी बीमारी या अंग शैथिल्य द्वारा अयोग्य हो। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि बच्चे माता की अभिरक्षा में रहते हुए भी पिता से भरण पोषण पाने के हकदार माने गए हैं। मोहम्मद शमसुद्दीन बनाम नूरजहां बेगम। लेकिन जहां बच्चे स्वयं अपनी संपत्ति से भरण पोषण करने में समर्थ होते हैं वहां पिता का भरण पोषण का दायित्व समाप्त हो जाता है। यदि पिता निर्धन है अर्थात उसके पास भरण पोषण के पर्याप्त साधन नहीं है और माता के पास ऐसे साधन उपलब्ध है, तब माता अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी हो जाती है। फिर यदि पिता एवं माता दोनों निर्धन हैं तो बच्चों का भरण पोषण करने का दायित्व पितामह पर आ जाता है, बशर्ते कि उसके पास आय के पर्याप्त साधन हो अर्थात वह भरण पोषण करने की स्थिति में हो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत तलाकशुदा मुस्लिम स्त्री के बच्चों को अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। मुस्लिम स्त्री तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(1) ख द्वारा इस अधिकार को छीना नहीं गया है। ऐसे बच्चे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण के हकदार हैं। मोहम्मद अब्दुल है उर्फ फारूक पाशा बनाम सालेचा खातून।
मुस्तकिम बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह विनिर्धारित किया गया है कि मुस्लिम वयस्क अविवाहित पुत्रियां स्वीय विधि के अंतर्गत भरण पोषण का क्लेम कर सकती हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत नहीं, लेकिन यदि धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण अनुदत्त कर दिया गया है तो उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं माना गया, क्योंकि इससे वादों की बाहुल्यता बढ़ती है। अधर्मज शिशु पिता से भरण पोषण पाने के हकदार नहीं हैं, वे माता से भरण पोषण का क्लेम कर सकते हैं। पावित्री बनाम काथी सुम्मा के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधर्मज शिशुओं के भरण पोषण का प्रबंध करने का दायित्व ख्यात पिता पर होता है, न कि नैसर्गिक पिता पर। 3 पूर्वज। जिस प्रकार पिता अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी होता है, उसी प्रकार बच्चे भी अपने माता पिता का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। माता पिता के भरण पोषण के संबंध में मुल्ला के अनुसार निम्नांकित व्यवस्था है। यदि बच्चों की हालत अच्छी है तो वे अपने माता पिता का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है, चाहे माता पिता स्वयं ही अर्थोपार्जन करते हो। पुत्र अपनी निर्धन माता का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी है, चाहे वह कठिनाई में ही क्यों न हो। तथा पुत्र यद्यपि निर्धन है फिर भी कुछ अर्थोपार्जन करता है तो वह अपने निर्धन पिता का, जो कि कुछ नहीं कमाता है, का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि कतिपय अवस्थाओं में और सीमा तक पौत्र एवं पौत्रियां अपने निर्धन पितामह एवं मातामह का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी है। पुत्र अपनी सौतेली माता का भरण पोषण करने के लिए तब उत्तरदायी होता है जब पिता गरीब अर्थात निर्धन हो। 4 अन्य संबंधी। अन्य संबंधियों से अभिप्राय यहाँ ऐसे व्यक्तियों से है जो प्रतिषिद्ध नातेदारी के भीतर आते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भरण पोषण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, बशर्ते कि वे स्वयं निर्धन न हो। लेकिन भरण पोषण का ये दायित्व उसी सीमा तक है जिस सीमा तक ऐसे व्यक्ति संबंधियों की मृत्यु पर उनकी संपत्ति उत्तराधिकार में पाते हैं। पिता अपनी पुत्रवधू का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी नहीं माना गया है। मोहम्मद अब्दुल बनाम खैरुन्निसा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। लॉ स्टडी।